नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के दौरे पर हैं। क्या है उनके दौरे के खास, दिखाएंगे खबर विस्तार से। बताएंगे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सड़कों पर क्यों फूट रहा है लोगों का गुस्सा। कोर्ट के किस फैसले के बाद ममता दीदी लगातार घिर गई हैं, इस खबर पे करेंगे विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे खबर पीएम मुद्रा योजना के बीते 10 साल में कैसे लिखी है सफलता की एक नई इबारत। साथ ही साथ दिखाएंगे खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्रा में क्या रहा आज खास। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। ममता बनर्जी की मुलाकात में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का फूटा गुस्सा। भाजपा ने मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा में लोन बर्राटू अभियान का असर। 3 इनामी नक्सली समेत 26 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह। कठुआ में विनय सीमा चौकी पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए कहा, देश की सुरक्षा के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता अतुलनीय है। बिहार कांग्रेस में कलह। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। 2 गुटों के बीच जमकर चले लात घूंसे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की राजकीय यात्रा पर। दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय सहयोग को मजबूत करने पर बनी सहमति। राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर यादगार डाक टिकट जारी। अब खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर और पहले बात पश्चिम बंगाल से जुड़ी महत्वपूर्ण आज की खबर की। 25,000 से ज्यादा शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नौकरी जाने के बाद ममता दीदी भ्रष्टाचार के मामले में बुरी तरीके से घिरती दिखाई पड़ रही है। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले की नियुक्तियों को रद्द करके बंगाल सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, तो 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता सरकार की नियुक्तियों को गलत माना, जिसके बाद हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। आज बीजेपी और कांग्रेस ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो बीजेपी ने ममता बनर्जी से सीएम पद से इस्तीफा मांगा है। भ्रष्टाचार के मामले में घिरने के बाद टीएमसी बचाव की मुद्रा में दिखाई पड़ रही है। शिक्षकों को रोजगार, बंगाल में तकरार, घिर गई ममता सरकार। हर प्रोसेस से गुजरे, उसके बाद भी हमें अयोग्य क्यों बोला जा रहा है? क्यों आज भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया? लॉलीपॉप दिया जा रहा है। Why? Where are our futures? We have kids, we have families. करप्शन करके ब्लैंको मार्कशीट, आउट ऑफ पैनल, रैंक एग्जाम, एक्सपायरी वेरियस हुए दे नौकरी नहीं एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल उनको घूस लेकर नौकरी दिया, इसलिए गवर्नमेंट का मुंह पूरा गया। ये दर्द है उन हजारों शिक्षकों का जिन्होंने पश्चिम बंगाल में हुए भर्ती घोटाले के बाद अपनी नौकरी गंवा दी है। टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार के दौरान साल 2016 में 25,000 से ज्यादा शिक्षक और गैर शिक्षक पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें बड़ा घोटाला हुआ था। मामले ने तूल पकड़ा और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां से ममता सरकार के खिलाफ सर्वोच्च अदालत ने सख्त टिप्पणी की और पूरी भर्ती प्रक्रिया को दोषपूर्ण पाया। परिणाम स्वरूप हजारों शिक्षकों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। अपनी नौकरी खो चुके सैकड़ों शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, तो शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में शिक्षक अपने साथ हुए अन्याय को लेकर नाराज हैं। इस भर्ती घोटाले के खिलाफ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी विधायकों के साथ मिलकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी से तुरंत इस्तीफे की मांग कर डाली। जो जेन्युइन है, जो मेरिटोरियस है, जिसका एकेडमिक अच्छा है, जिसका पास ओएमआर का नंबर है, उसका पक्ष में है, उनका नौकरी तुरंत बहाल करना चाहिए, ये हमारी मांग है। सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने दे दिया है ऑर्डर, हाउ कैन यू चेंज इट? बट इसके पीछे जो कुछ ओनली टीएमसी सरकार इज टू बी ब्लेम्ड।
भर्ती घोटाले के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बंगाल में कई जगह विरोध प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों युवाओं के नौकरी जाने के बाद से बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ रोष बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी बचाव की मुद्रा में हैं और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र, एक परिकल्पना चल रही है। ममता बनर्जी ने शिक्षकों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम में देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले और न्यायाधीशों के ऊपर सवाल खड़े किए। इस पर भाजपा के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर ममता बनर्जी की बयान की निंदा की और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस भर्ती घोटाले में जिन मेधावी शिक्षकों ने अपनी नौकरी गंवाई है, उनकी तुरंत बहाली होनी चाहिए। सब लीडर एमएलए लोग को चाकरी दे दिया, सब बेच दिया चाकरी। 700 करोड़ रिश्वत आपने भतीजा उठाया। ममता सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हजारों शिक्षकों का भविष्य अब अधर में लटका हुआ है, जिसको लेकर बंगाल की युवाओं का रोष सड़कों पर देखा जा सकता है। भले ही ममता बनर्जी कोई भी आश्वासन दे, लेकिन उनकी सरकार के भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि हजारों परिवारों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बताते हैं कि आखिर शिक्षक भर्ती घोटाला पूरा मामला क्या और किस तरीके से ये पूरा मामला टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार के लिए एक मुसीबत बन गया, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की अगर बात की जाए, 2016 में स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन ने इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया था। 23 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पूरी परीक्षा में परीक्षार्थी के तौर पर वो शामिल हुए थे। नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2016 का ये मामला, उस समय भी ममता दीदी की सरकार थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की बात को उन्होंने जांच सौंप दी थी, क्योंकि वहां पे कई अभ्यर्थी पहुंचे थे अपनी याचिका लेकर हाई कोर्ट में। उसके बाद सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार किया गया था। हाई कोर्ट ने भर्ती रद्द की और पूरी सुनवाई के बाद में, और जो लोग गलत तरीके से नौकरी पाए थे उनके वेतन वसूली का भी आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था। तो अपने आप में 2016 में जब ये पूरी परीक्षा हुई, जिसमें लाखों अभ्यर्थी बैठे थे, 25,000 से ज्यादा लोग इसमें भर्ती किए गए थे, उस समय इस पूरे मामले में तमाम आरोप लगे। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा था, सीबीआई जांच हुई थी और इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था और वसूली की बात भी कही थी। अगले तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये पूरा मामला आगे बढ़ा था। एसएससी ने परीक्षा कराई थी, 2014 में इसका नोटिफिकेशन निकला था, 2016 में परीक्षा हुई थी। 2 परीक्षार्थी हाईकोर्ट पहुंच गए थे, कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे, तो उसके बाद सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में जांच की और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी इस पूरी जांच में निकल के आया था, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी मामला दर्ज किया गया था। और इसके दर्ज होने के बाद में अगले तथ्य पे आते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हुई थी। 23 जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी गिरफ्तार किए गए थे। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी भी गिरफ्तार हुई थी और अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने नियुक्ति को एक तरीके से रद्द किया था। मई 2024 में ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसके बाद 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। तो एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से तमाम काम हुए, जांच हुई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन टीएमसी, ममता सरकार, उनके तमाम लोग इन सब मामलों में लगातार घिरते हुए दिखाई पड़े और उनकी संलिप्तता लगातार आती रही है। पार्थ चटर्जी उस वक्त के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी, इनके तमाम 18 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, करोड़ों रुपए कैश बरामद किया गया था। घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिहाज से अगर बात की जाए तो यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि सभी नियुक्तियां रद्द की जाएं, जो कि हाई कोर्ट ने भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को कहा कि साहब ये नियुक्तियां एक तरीके से संदेह के घेरे में, इनको रद्द करने की उन्होंने बात की है। धोखाधड़ी वालों से सैलरी वसूली जाए, क्योंकि 2016 से नौकरी पाने के बाद से लगातार वो लोग गलत तरीके से नौकरी पाए हैं और सरकारी पैसा लिया है। ऐसे में गलत लोगों से पैसे की वसूली भी की जाए, यह हाईकोर्ट का फैसला था। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 अप्रैल के अपने फैसले में कहा था। ये कहा था कि पूरी प्रक्रिया टेंटेड है, दूषित है। इस पूरी प्रक्रिया को ही सवालों के कटघरे में सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया था और गंभीर सवाल खड़े किए थे ममता बनर्जी, उनकी सरकार, टीएमसी की सरकार पर कि साहब सरकार की मिली भगत के चलते किस प्रकार से एक दूषित प्रक्रिया के आधार पर हजारों की संख्या में लोगों को भर्ती किया गया। यह संदेह से परे नहीं है।
पूरी तरीके से दोषपूर्ण प्रक्रिया करार दिया था और घोटाले हैं, घोर अन्याय, क्योंकि जो भर्ती घोटाला हुआ है वो घोर अन्याय है। किसके साथ? तमाम उन जो मेधावी लोग हैं उनके साथ में, तमाम उन लोगों के साथ जो सही तरीके से नौकरी पा सकते थे लेकिन नहीं पा पाए उस गलत व्यवस्था के चलते, जिसकी वजह से ये पूरी प्रक्रिया एक तरीके से अपने आप में दूषित हो गई और जिसकी वजह से ये पूरी व्यवस्था एक तरीके से सवालों के घेरे में आई है। तो अपने आप में ये पूरा मामला हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और इसको लेकर मौजूदा वक्त में कलकत्ता या कहा जाए पश्चिम बंगाल की सड़कों पर आम लोगों का रोष है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी चली गई है। 25,000 परिवार सवालों के घेरे में आ गए हैं कि साहब उनका क्या दोष है, अगर प्रक्रिया गलत थी ऐसे में उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है। इस विषय पर हम आगे विस्तार से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर खबर का, और हमने तथ्यों से भी आपको रूबरू कराया कि कैसे 2016 में इस भर्ती घोटाले को लेकर TMC की ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में रही है। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। भर्ती घोटाले में घिरी ममता सरकार और ममता दीदी लगातार सवालों के घेरे में आ गई हैं। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सौरभ सिकदर हैं जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा प्रकाश चंदोलिया जी हैं जो कि एडिटर हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत। बहुत जल्दी भास्कर सिन्हा रॉय भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि TMC के समर्थक हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ममता दीदी की सरकार में इस प्रकार का अन्याय हुआ कैसे है। लेकिन सौरभ सिकदर जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि साहब किस तरीके से ममता दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कह रही हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है, केंद्र इस सब चीजों में लिप्त है। वो आप पे सवाल खड़ा कर रही हैं। नमस्कार सबको। आज ममता बनर्जी ने जो सभा को संबोधित कर रहे थे वहां पे इस तो साफ हो गया कि यहाँ पे घोटाला हुआ था, कि उसने आज मान लिया, क्योंकि बोला है कि हम जो योग्य है, जो काबिल है, हम उसके लिए लड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है जो काबिल नहीं है, मतलब यहाँ पे जो क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो उसको गलत तरीके से नौकरी मिला था। और वो नौकरी किसने दिया था? आपके दफ्तर ने दिया था। उसके इशू करने वाले कौन है? आप ही के अंडर आता है जो मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब आप मुख्यमंत्री थे, आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये इशू किया था। इसके मतलब आप मानते हैं कि पार्थो चैटर्जी को जो अरेस्ट किया गया था वो सही था। और आपके नीचे जो पूरा बंगाल, पूरा देश जानता है कि तृणमूल कांग्रेस में एक पत्ता भी हिलता है तो दीदी के बिना इशारा का कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे एक छोटा पद का भी परिवर्तन किया जाता है, वो भी दीदी का बिना इशारा का कुछ भी नहीं होता है। एक थानेदार भी बदली किया जाता है, वो भी बिना दीदी के इशारा का नहीं होता है। तो इतने बड़ा घोटाला आपके सामने जब हो गया, आपके नीचे हो गया, इसका दो अर्थ निकलता है। या तो आप व्यर्थ है, यू आर अ फेलियर चीफ मिनिस्टर, या आप सब जानते हुए भी आप इसको साथ देते रहे। इसलिए आपको तो रहने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। दूसरी बात है, हाँ, केंद्रीय सरकार का रोल इसमें जरूर है। क्या है? ये चोरी जो हुआ है ये केंद्रीय सरकार ने ही पकड़ा है, भाजपा ने इसके लिए आवाज उठाए, सीबीआई ने तदंत किया, इसको इंक्वायरी किया है कोर्ट के ऑर्डर से, और इसको हमने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाए हैं
और देश के आवाम के पास में भी आपके माध्यम से लेके गए हैं। लेकिन सौरभ जी वो ये कह रही हैं, ममता दीदी कह रही हैं कि केंद्र जो है बंगाल के शिक्षा मॉडल को खराब करने की पूरी एक षड्यंत्र रच रहा है, एक साजिश की जा रही है, पूरे बंगाल की अस्मिता के साथ जोड़ रही है शिक्षा मॉडल के साथ। देखिए, बंगाल का अस्मिता तो चोरी करना नहीं है। हम भी बंगाली है, हमारा जन्म भी बंगाल में, हम भी इस बंगाल में रहते हैं। ममता दी हमारा भी चीफ मिनिस्टर है। बंगाल का अस्मिता रविंद्रनाथ टैगोर है, बंगाल का अस्मिता ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, बंगाल का अस्मिता सारे शिक्षाविद है जो बंगाल का नाम रोशन किया है। बंगाल का अस्मिता नौकरी चोर तृणमूल कांग्रेस नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बंगाली अस्मिता का बात ममता दी कमी करे तो अच्छा है। आपके नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है 2011 से, उसी सरकार आने के बाद ये चोरी शुरू हुआ था। और ये चोरी पकड़ना अगर आप बोलेंगे कि बंगाल को बदनाम करने के लिए करना है, तो ऐसे बदनाम हम करने के लिए तैयार है। क्योंकि बंगाल में जो पढ़े लिखे लोग, जो पूरा जिंदगी ढंग से पढ़ाई करके और उसके बाद जो एलिजिबल थे उसको छोड़ के जिसको नौकरी दिया गया, करोड़ों रुपया से नौकरी बेचा गया। पूरा देश में ऐसा छवि कहीं नहीं दिखा कि शिक्षा मंत्री के घर से, शिक्षा मंत्री के करीबी के घर से नोटों के पहाड़ निकाल रहा है। बिल्कुल, पार्थ चक्रवर्ती के घर से किस प्रकार से 20 करोड़ रुपए बरामद हुए थे कैश एक तरीके से, और अर्पिता मुखर्जी के घरों से, उस ठिकाने से बरामद हुए थे। ये तस्वीरें हम सबने देखी हैं। प्रकाश चंदोलिया जी हमारे साथ में जुड़े हुए। प्रकाश जी, एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप लंबे समय से बंगाल की सियासत और वहां के हालात को भी देखते रहे। इस पूरे घटनाक्रम में, शिक्षक भर्ती घोटाले के इस पूरे घटनाक्रम में क्या बड़ी बातें आपको नजर आती हैं जो सिद्ध होती दिखाई पड़ रही? कम से कम एक बात तो तय है कि यहां साहब घोटाला हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यह सिद्ध हुआ है और बहुत कड़ी फटकार लगी है ममता दीदी को। प्रकाश जी, आप शायद म्यूट पे हैं, अनम्यूट करें खुद को। शायद आपने म्यूट किया, एक बार फिर से अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए, आपकी आवाज अभी आ नहीं रही है। जी, अपनी बात को रखें आप। अभी आप की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम सौरभ जी से ही बात करते हैं। सौरभ जी, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में 2014 में नोटिफिकेशन के बाद 2016 से पूरी प्रक्रिया होती है और तब से लेकर 2025 तक, लेकिन अब जो सही लोग हैं जिन्होंने मेरिट के बेसिस पे ये नौकरी पाई थी, इस गलत प्रक्रिया के बाद भी उनके साथ तो अन्याय हो रहा है ना। भले ही आप ये कह रहे हैं कि साहब केंद्र ने या बीजेपी की शिकायत के माध्यम से ये चोरी पकड़ी गई, लेकिन उसमें बहुत बड़ी संख्या में मेरिट वाले लोग भी हैं, उनकी नौकरियां गई हैं, उनका क्या दोष है, उनके लिए क्या होना चाहिए? सौरभ जी। बिल्कुल, देखिए, हमारे ये जो पूरा प्रक्रिया जो है, अब ममता बनर्जी का कोशिश है कि इसको जैसे तैसे इसको भ्रमित करना है। इसीलिए कौन इसमें एलिजिबल है, कौन इसमें एलिजिबल नहीं था, वो बात को यहाँ गोल गोल घुमा रहा है। देखिए, जो एलिजिबल है, हमारा पूरा सहानुभूति, पूरा सपोर्ट उनके साथ है। और देखिए, हमारे इस बड़े सांसद अभिजीत गांगुली, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ एक जस्टिस भी थे और जिसने इस मामला सुना भी है, उसने कल एक बहुत अच्छा राय दिया है, सुलह दिया है कि जो हार्ड डिस्क सीबीआई के पास है उसमें जो ओएमआर शीट है, वो ओएमआर शीट को वेरीफाई करना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे प्रश्न ये है, जो हार्ड कॉपी था ओएमआर शीट का, अर्थात जो कागज में ओएमआर शीट लिखा गया था, उस ओएमआर शीट को क्यों नष्ट कर दिया गया? वो ओएमआर शीट कहाँ है? कोई भी नौकरी का एग्जाम जो होता है उसमें उस ओएमआर शीट को संरक्षण करने का नियम है। बिल्कुल, एक सडन पीरियड तक उसको संरक्षण किया जाता है। अरे ओएमआर शीट गायब है, तो इसके मतलब ये तो जो घोटाला है, ये घोटाला सरकार का शायद इसीलिए तमाम गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। प्रकाश जी के साथ हमारा संपर्क हो गया। प्रकाश जी, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कम से कम एक बात तय सिद्ध हुई है, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक साहब शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, और ये सीधे तौर पर ममता दीदी के उस बंगाल मॉडल पे एक गंभीर सवाल खड़ा करता है, जो वो कहती हैं कि साहब हम लोगों के साथ, मां माटी मानुष के साथ खड़े, लेकिन अगर उनके ही लोग पैसा लेकर इस प्रकार की व्यवस्थाओं में लिप्त थे तो ये तो गंभीर सवाल खड़ा हो गई उनके ऊपर।
प्रकाश जी, देखिए, ममता बनर्जी का मां माटी मानुष का जो नारा है वो ध्वस्त हो चुका है। वो कब का ध्वस्त हो चुका है? अगर मां की बात करें तो संदेश खाली उसका गवाह है। माटी की अगर बात करें तो पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं नौकरियां नहीं है। और मानुष की बात करें तो शिक्षक घोटाला अपने आप में पर्याप्त है। गौ तस्करी से लेकर के कोयला घोटाले तक कितने घोटालों की बाढ़ है जो ममता बनर्जी घेर रही है। ये जो सीधा सवाल है, ये 25,753 लोगों की जो नौकरियां गई हैं। आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया था, वो कोई कार्यक्रम ऐसे कहने के लिए डिप्राइव टीचर एसोसिएशन का था, लेकिन ये दरअसल तृणमूल के ही लोग थे। और ममता बनर्जी ने जिनकी नौकरी गई है उनके घावों पर मरहम लगाने के लिए आयोजन किया था। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके घावों पर मरहम लगाने की बजाय उनका दर्द बढ़ गया है। आज ममता बनर्जी ने उन्हें कहा है कि वे अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर उनकी नौकरी चली गई है तो वे वॉलेंटरीली अपना काम करें। मुझे नहीं मालूम, बड़े बड़े वकील बता सकते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है या नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है योग्य और अयोग्य दोनों लोगों को सबको बायकॉट कर देता है, दरकिनार करते हुए 3 महीने में उनकी नई नियुक्ति की एक पैनल बना करके नई नियुक्तियों का रास्ता खोलता है। और ममता बनर्जी आज कह रही है जो योग्य है अयोग्य है जो भी है, जिनकी नौकरियां गई हैं वे वॉलेंटियरली स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। आज तक मुझे नहीं मालूम पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी भी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का कोई निर्णय लिया होगा। और देखिए, अभी सौरभ दा ओएमआर सीट की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 3 बड़ी बातें कही है। एक तो ओएमआर सीट की टेम्परिंग की गई है, और दूसरा कि रैंक की जंपिंग की गई है। जो रैंक था उसको भी जंप किया गया है, और हजारों लोगों की ओएमआर सीट जो है वो ब्लैंक थी। बिल्कुल, इसीलिए शायद 2 बार लिस्ट भी जारी की गई 2016 में। उसमें जो टॉप के बच्चे थे वो रह गए, उसके बाद में जो नीचे बॉटम के लोग थे वो टॉप लिस्ट में ही पहुंचे थे। हमारे साथ भास्कर सिन्हा रॉय जी भी जुड़ गए। सर, मैं आता हूं आपके पास में, टीएमसी समर्थक है। भास्कर जी, सवाल यही है कि दीदी का जो बंगाल मॉडल है उसमें एक बहुत बड़ा डेंट लगा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कहता है कि साहब पूरी जो भर्ती प्रक्रिया थी वो गलत थी, टेंटेड थी। ऐसे में तो दीदी के पूरे उस सवाल खड़ा हो गया ना कि साहब मां माटी मानुष का जो बात करती है वो अपने आप में गंभीर एक तरीके से सवाल खड़े होते हैं। भास्कर जी, नहीं, इसका सवाल खड़ा नहीं हुआ है जी। सीबीआई जांच किया सीबीआई को देखिए, कोई प्रोसीड्यूरल मिस्टेक हुआ था, इसलिए तो हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के लिए बोला है योग्य कौन है अयोग्य कौन है। तो सीबीआई ने इतना दिन जांच किया। सीबीआई जांच करके क्या बताया? सीबीआई जांच करके जो मिला, जिन लोगों का नौकरी चला गया था, जिन लोगों को नौकरी किसी गैर कानूनी से मिला है, कोई ऐसा किया है, तो उसको अलग करके और जिसको सही ढंग से नौकरी मिला था उसको रखने के लिए ये बोला था। तो सीबीआई को इंक्वायरी करने के लिए दिया है, और सीबीआई वो बताएंगे कि कौन कौन आउट ऑफ 26,000 में से कितने लोगों को नौकरी सही ढंग से मिला। तो ये करके जब सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे ये कर दिया, हम लोग रिव्यू पिटीशन करेंगे कि हाँ इतने लोगों को 21,000 या 22,000 लोगों को सही ढंग से नौकरी मिला है, बाकी को नहीं मिला है। लेकिन आज ममता बनर्जी ने ये वादा किया है जिसको सही ढंग से नौकरी मिला उसको नौकरी जाने को नहीं देंगे। नहीं, लेकिन भास्कर जी, लेकिन आप इतना तो मान रहे हैं कि एक बड़े वर्ग में इन 26,000 लोगों में लगभग कुछ हजार लोग आप ये मान रहे हैं ना गलत तरीके से नौकरी पाए हैं। ये तो स्वीकार दीदी ने किया है ना। अरे यही इसीलिए तो सीबीआई को सीबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, सीबीआई को देखने के लिए। नहीं, देखिए, आप लोग जो कह रहे हैं ना, व्यापम जो हुआ है चारों तरफ भारतवर्ष में जो हुआ है, एनईडीटी में क्या हुआ है नहीं हुआ है, बीजेपी के गवर्नमेंट में क्या हुआ है, ये सब आप तो बोल नहीं रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का तो आपने कुछ बोला नहीं। लेकिन इनका क्या है कि जिन लोगों को सही ढंग से मिला है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सबको सही ढंग से मिला है, उन लोगों को नौकरी नहीं जाने दिया जाएगा, ये मान लीजिए आप। और ममता बनर्जी को कोई आप दोषी नहीं साबित किया। जो बोल रहे थे हमारे पहले, उनको कुछ जानकारी नहीं है। आज पूरा नेताजी इंडोर स्टेडियम ने उन्होंने वादा किया है कि जिन लोगों को सही ढंग से नौकरी मिला है और उन लोगों को नौकरी नहीं जाने दिया जाएगा, वॉलंटरीली सर्विस देंगे। हम लोग रिव्यू पिटीशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये जो दिया है ऑर्डर को दिमाग पे रखते हुए हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इन लोगों का पास है। क्या आप कह सकते हैं कि ये 26,000 लोगों को गैर कानूनी से नौकरी मिला है, सही ढंग से नहीं नौकरी मिला है? क्या आप कह सकते हैं कि पूरा 26,000 लोगों को बिना कोई कारण इसको निकाल दिया गया? इसको आप मान लेते हैं? ये राय को मान सकते हैं? क्या आपको लगता है जो बोल रहे थे, इतने बड़े बड़े बात जो बोल रहे थे, सर, क्या भास्कर जी, क्या रिव्यू पिटीशन के माध्यम से आप लोग सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे? मतलब आप अगला लीगल एक तरीके से आगे बढ़ेंगे? जरूर जाएंगे।
कानून का कोई ऑर्डर होगा तो जी। कानूनी ढंग तो इसको लिखा जाएगा। आपको जो सवाल मैंने पूछा यहाँ पर जो लोग हैं, क्या आप इन लोग मानते? ठीक है सौरभ जी वो सवाल कर रहे हैं कि क्या सारी व्यवस्थाएं ठीक है, आपके यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक है, आप उनके यहाँ सवाल उठा रहे हैं, आपके यहाँ की व्यवस्थाओं पे भी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। सौरभ जी धर्मेंद्र प्रधान तो हाँ। ठीक है, भास्कर जी आपके आरोप का जवाब ले लेता चंदेलिया जी जो हूँ। बोल रहे थे, चंदेलिया दादा जो अभी बोल रहे थे कि ममता बनर्जी कौन होते हैं बोलने वाले के एक को नौकरी नहीं जाएगा, वो क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है क्या? सुप्रीम कोर्ट का कानूनी लड़ाई के लिए बोले हैं, कानूनी लड़ाई। आप तो कानूनी लड़ाई बोल के कुछ होता है कि नहीं जानते नहीं है। रिव्यू पिटीशन का मतलब जानते हैं, आप नहीं जानते हो। रिव्यू पिटीशन क्या है? सुनिए आर्टिकल 137 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 137 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। पढ़ाई नहीं है क्या आप लोगों को? आर्टिकल 137 पढ़ लीजिए, तब आपको समझ लोगों का जब एक चोरी करता है होगी। आप आर्टिकल 137 पढ़ लीजिए, इसका लाख शर्म हमारा कानूनी हक है। और ये राय को हम लोग जाके बोलता है कि हम कर रहे हैं, रख देंगे। अरे कैसे रखेंगे? हक हमारा कानून देता है। तो आपको आप क्या मानते हैं कि 26,000 लोग सुप्रीम कोर्ट से बड़े थोड़ी ना हो? आप बीच में बोल के मेरे को चुप नहीं करा सकते। कुछ मालूम नहीं है कहाँ से मेरे को बीच में बोल के कुछ नहीं करा सकते। लेकिन रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 के बारे में कुछ जानते नहीं। भास्कर जी सौरभ जी एक सेकंड भास्कर सवाल ये है कि आप रिव्यू पिटीशन करेंगे, सारी बातें ठीक है, वो एक लीगल अपने आप में एक ऑप्शन है, उसको अपनाया जाना चाहिए, सारी बातें ठीक है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट जहां पे आप जाएंगे दोबारा अपनी बात रखने, उसी ने तो सवाल खड़े किए हैं कि ये पूरा जो टेंटेड पूरी प्रक्रिया रही है वो सवाल कर रही है। दूसरा चीज ये कि आपके उस समय के शिक्षा मंत्री के यहां से 20 करोड़ रुपए कैश बरामद होता है, तो ये तो अपने आप में सवाल खड़े कर देता है ना कि आप कि जो नेता है, इतने बड़े नेता शिक्षा मंत्री उनके यहां से करोड़ रुपए बरामद हुए। जी छोड़िए, ये जो कैश मिलने का जो बात बोल रहा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट का जज का घर का से मिला है, लेकिन उसको ट्रांसफर किया गया। सर किसी और के यहाँ से कैश मिलने से क्या टीएमसी के नेताओं को अधिकार मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है? भास्कर जी आपका लॉजिक ये है, भास्कर जी आपका लॉजिक ये है कि अगर किसी और के यहाँ गलत हुआ है तो आपको लाइसेंस मिल गया। सौरभ जी एक सेकंड भास्कर जी आपका लॉजिक ये है कि अगर किसी और के यहाँ कुछ गलत हुआ तो उसके लिए टीएमसी को लाइसेंस मिल गया क्या, कि वो भी आप ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या जिनका घर से रुपया मिला है, रुपया किसका था मालूम हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मैनिपुलेशन और फ्रॉड का यूज किया है। जो नोट मिला है क्या इसलिए उसको ट्रांसफर किया गया है? आप कन्विक्शन आरोपी को आरोपी है। भास्कर जी आपका जो तर्क था बड़ा वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी और के गलत की वजह से खुद को लाइसेंस देने का सर्टिफिकेट देते हैं तो ये अपने आप में बहुत बेहतर आपका तर्क हुआ नहीं, जो कि डाइजेस्ट होगा। फिलहाल वक्त उतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये मसला पश्चिम बंगाल के उन तमाम शिक्षकों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और करीब 26,000 परिवारों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, जिनके ऊपर अधर लटक गया कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या वो भी है जो सही है, जिन्होंने मेरिट के बेसिस में नौकरी पाई है, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर गंभीर सवाल खड़ा हो गया उस गलत व्यवस्था के चलते जो ममता दीदी की सरकार के समय घोटाले के तौर पे सामने आई थी। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन कश्मीर में क्या है खास, इस खबर पर होगी विस्तार से नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बड़ी बहू ये तुम्हारी नाम, इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम, और ये मेरी गुड़िया की नाम। फिर दादी हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। चुप चुप बोलो क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन अमित शाह ने जम्मू के कठुआ में सीमावर्ती इलाकों की चौकियों का दौरा किया तो सुरक्षा स्थितियों के बारे में विस्तार से जानकारी भी हासिल की है। गृह मंत्री ने जवानों के योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए उनका समर्पण और प्रतिबद्धता अतुलनीय है। अमित शाह ने कई अन्य कार्यक्रमों में भी आज हिस्सा लिया तो कल वो इलाके की सुरक्षा स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सीमा चौकी विनय का दौरा किया और जमीनी हालात का जायजा लिया और जवानों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवान सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद 15 जनवरी 2019 को लड़ते हुए घायल हुए थे और इलाज के दौरान वीरगति प्राप्त की थी। सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद ने घायल होने के बावजूद वीरता का परिचय देते हुए न केवल दुश्मन का मुकाबला किया बल्कि अपने साथियों को भी सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयास किया। बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा के लिए उनके समर्पण और प्रतिबद्धता को अतुलनीय बताया। आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं दी। हर एक प्रकार के मौसम में हर एक प्रकार की भूगोल आपको न केवल चौकी पर तैनात रहना पड़ता है, आपका पूरा ध्यान दुश्मन देश कोई हरकत न करे इसकी ओर लगा रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को श्रीनगर स्थित राजभवन में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही विकास परियोजनाओं का भी जायजा लेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ विवेक पाठक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। कांग्रेस भी अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने के लिए बिहार में लगातार कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी की इस मुहिम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सक्रिय दिख रहे हैं। वह हाल के दिनों में तीसरी बार आज बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं।
राहुल सबसे पहले बेगूसराय पहुंचे, जहां पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ वो शामिल हुए। बेगूसराय में राहुल की पदयात्रा महज 24 मिनट में ही खत्म हो गई। इसके बाद पटना में सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। राहुल की इस पदयात्रा पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वे पहले अपना पलायन तो बचा लें। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राहुल जहां भी जाते हैं वहां अपने गठबंधन को सबसे पहले वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो उधर जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी कांग्रेस का भला तो नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि एक तरीके से बुरा ही कर रहे हैं। जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए आए। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें। संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं पूरा। यहाँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के मकसद से बिहार दौरे पर थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में बिहार प्रदेश कार्यालय में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता की मौजूदगी की भी परवाह नहीं की। दरअसल राहुल गांधी जिलाध्यक्षों और नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक कर रहे थे। उसी दौरान बाहर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बैठक के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बाहर हंगामा होता देख राहुल गांधी ने अपनी बैठक को भी जल्दी ही 20 मिनट में खत्म कर दिया और इसके बाद वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। तो अपने आप में राहुल गांधी जब बिहार में कांग्रेस का संगठन मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, ऐसे में उनके ही सामने कांग्रेसी जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आपस में ही भिड़ रहे हैं। तो किस तरीके से मिलकर कांग्रेस जनता की आवाज को बुलंद करेगी और विश्वास जीत पाएगी, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर दिल्ली सरकार नकेल कसेगी। दिल्ली सरकार एसडीएम के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाएगी जो सभी प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करेगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूलों की कार्यप्रणाली में कोई रोक नहीं लगाई थी और स्कूलों को मनमानी करने की एक तरीके से छूट दे रखी थी। अब स्कूलों की जांच कराकर बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ न्याय किया जाएगा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, फीस बढ़ाकर दी अभिभावकों को परेशानी। दिल्ली सरकार हुई सख्त, होगी 1677 स्कूलों की जांच। देश की राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों ने जैसे ही फीस बढ़ाकर अभिभावकों की जेब और ज्यादा ढीली करने का प्रयास किया, वैसे ही दिल्ली की रेखा सरकार ने उन्हें आड़े हाथों लिया। जी हां, सोमवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस के मुद्दे पर कहा कि एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में कमेटी जाएगी और 1677 स्कूलों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर स्कूल को 1973 के एक्ट का पालन करना होगा। आशीष सूद ने पिछली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 10 साल में स्कूलों को ब्लैकमेल करके अपनी जेबें भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 1677 स्कूलों में से 10 साल में प्रतिवर्ष केवल 75 स्कूलों को ऑडिट किया गया। पहली बार एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में 1677 के 1677 स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए हर जगह से इस कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एसडीएम्स को निर्देश दिए। कमेटी बन के जाएगी, 18 सवाल का जवाब हर स्कूल से लेकर आएंगे। जो स्कूल गलत पढ़ता जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। फीस भी वापस होगी। हर स्कूल को जो 1973 के एक्ट में मुद्दे लिखे हुए हैं उसकी पालना करनी पड़ेगी। आतिशी मरलीना जी जिस मंच पर चाहे चर्चा करें दिल्ली की जनता से, कैसे उन लोगों ने स्कूल्स को ब्लैकमेल करके आपके परिवारों के बच्चों से पैसे वसूलवाए और अपने खजाने भरे। इन सब ने 1677 स्कूल में एक्ट मैंडेट करता है हर स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। केवल 10 साल में केवल और केवल प्रति वर्ष 75 स्कूलों का ऑडिट होता है। 75 स्कूलों का। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि शिक्षा निदेशालय के पास किसी भी स्कूल का पिछले 10 साल का कोई ऑडिट जमा नहीं है।
उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी जिससे स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोका जा सके, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और दिल्ली की रेखा सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलने देंगे और वे दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए कृत संकल्पित है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के मामले को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने सभी एडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे कमेटियां बनाएं और स्कूलों के अंदर ऑडिट कर 18 सवालों के जवाब मांगें। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि जिन जिन स्कूलों ने अपनी स्कूलों की फीस बढ़ाई है उनका डाटा अगले 10 दिन के अंदर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे पीएम मुद्रा योजना के सफलता के 10 साल, जिसमें लिखी गई हैं तमाम बड़ी सफलता की कहानियां। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। बड़ी खबर हमने दिखाई आपको, घिर गई ममता सरकार, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता दीदी लगातार घिर गई। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन कश्मीर, उनका 3 दिन के दौरे में किस प्रकार से लगातार बैठकों सुरक्षा को लेकर विस्तार से बात हो रही है, उस खबर से आपको रूबरू कराया। इसके अलावा राहुल गांधी की मौजूदगी में भिड़े कांग्रेसी नेता, बिहार में पटना में जब उनकी मौजूदगी थी उस समय कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में कैसे आपस में लाजूता हुआ है, इस खबर से भी हमने आपको रूबरू कराया। अब आगे बढ़ते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर है। आज उन्होंने पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक की। दोनों नेताओं ने बैठक के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच के संबंधों को अधिक मजबूत करने पर बल दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और पुर्तगाल संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। रेबेलो डी सूसा के साथ मेरे रचनात्मक और सार्थक बैठक हुई। हमने विशेष रूप से व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आईटी और डिजिटल प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी में अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और लोगों के पारस्परिक संपर्कों को और बढ़ावा देने का संकल्प लिया। हमें यूनाइटेड नेशंस और अन्य बहुपक्षीय मंचों में अपने समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुई। वहीं पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने कहा कि भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुर्तगाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पूर्णतः समर्थन करता है। The role of India is crucial. It's the largest democracy in the planet. It's an economic power that is huge. Portugal has always advocated that India should be in the reform of the UN Security Council, that India should be a permanent member. Hence, the reciprocity in the support for the election of non-permanent members. India
supports Portugal and Portugal supports India throughout the coming years. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डी सूसा ने दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। विशेष स्मारक टिकट में दोनों देशों के समृद्ध पारंपरिक परिधानों को दर्शाया गया है। ये टिकट भारत और पुर्तगाल को एकजुट करने वाली कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के प्राका डो एस्पेरियो प्रांगण पहुंचने पर पुर्तगाल गणराज्य के राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डी सूसा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने 120 कंटिजेंट का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 1 दशक पूरा हो गया है। इस योजना के तहत बीते 10 वर्षों में 52 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं तो 33 लाख करोड़ रुपए के लोन बांटे गए हैं। देश की महिलाओं को सशक्त करने में भी केंद्र सरकार की इस योजना ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सामाजिक समावेशन को विस्तार दिया है, बढ़ावा दिया है। इस योजना की शुरुआत के बाद से IMF कई बार इस योजना के प्रभावों का जिक्र कर चुका है और इसकी तारीफ भी कर चुका है। पीएम मुद्रा योजना की 10 वर्ष की उपलब्धियों पर देखिए खास रिपोर्ट। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना को माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी यानी मुद्रा के तहत भारत सरकार की छोटी इकाइयों के विकास और फंडिंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए शुरू किया गया था। पिछले 10 वर्षों में PMMY के तहत कुल 52 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं, जिनमें से 78% खाते शिशु श्रेणी, 20% खाते किशोर श्रेणी और 2% खाते तरुण और तरुण प्लस श्रेणी के हैं। दिलचस्प बात यह है कि शिशु खातों की कुल हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2016 में 93% थी, जो वित्त वर्ष 2025 में घटकर 51.7% रह गई। वहीं किशोर खातों की हिस्सेदारी 2016 में 5.9% थी, जो बढ़कर 2025 में 44.7% हो गई है। ये साफ संकेत है कि कई शिशु खाते अब परिपक्व होकर ज्यादा ऋण सीमा वाले किशोर खातों में बदल चुके हैं, यानी MSME इकाइयों का आकार अब बड़ा हो रहा है। पीएम मुद्रा योजना का करीब 70% हिस्सा महिला उद्यमियों द्वारा लिया गया है। इससे महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है और कई राज्यों में महिला उद्यमों की स्थिति मजबूत हुई है। महिला लाभार्थियों की संख्या के लिहाज से बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सबसे आगे हैं, जबकि कुल महिला भागीदारी के प्रतिशत के आधार पर महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल टॉप पर हैं। वहीं योजना के लाभार्थियों में 50% हिस्सा SC, ST और OBC वर्ग से है, जो ये दिखाता है कि हाशिए पर पड़े समूहों को भी पीएम मुद्रा योजना के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। 7 करोड़ से अधिक साथी पहली बार स्वरोजगार से जुड़े हैं और खुद जुड़े इतना ही नहीं है, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी को 3 को अपने यहाँ रोजगार दिया है। वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर बना है। उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है। पीएम मुद्रा योजना ने अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों को औपचारिक रूप देकर लाभार्थियों की बेहतर सामाजिक स्थिति और आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया है, देश के कर आधार का विस्तार किया है और देश के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो पीएम मुद्रा योजना के 10 मजबूत साल के बाद अब बात करते हैं मौसम के मिजाज से जुड़ी खबर की। अप्रैल के महीने में ही जून वाली गर्मी का सितम देश के कई राज्यों में देखने को मिलना शुरू हो गया है। दिल्ली, NCR, UP, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों के ऐसे कई शहर थे आज जहां पर 40 डिग्री या उससे ज्यादा पारा रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट भी जारी किया है, तो लोगों से बिना जरूरत के दोपहर के समय बाहर ना निकलने की सलाह भी दी है। तेजी से बढ़ती गर्मी से सामान्य जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करना शुरू कर दिया है।
अप्रैल के महीने में ही मई जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। अभी अप्रैल का पहला हफ्ता ही बीता है कि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में आने वाले 4 से 5 दिनों तक भीषण लू चलने की आशंका है। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 8 से 10 अप्रैल के बीच कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा 42 डिग्री तक जा सकता है, जिससे राजधानी में हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं। हीट वेव तो सीवियर हीट वेव कंडीशंस है इस समय वो गुजरात में प्रिवेल कर रही है, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ में, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करते हैं या वेस्ट यूपी की बात करते हैं, हमारा अनुमान यह है कि पंजाब में कहीं ना कहीं कल से हीट वेव कंडीशंस हो सकता है आने वाले 3 दिनों के लिए। अगर हरियाणा की बात करें तो हमारा आज से आने वाले 4 दिन हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। और अगर आप स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो हमारा अनुमान यही है कि आने वाले 3 दिन एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। तो इसमें जो हमारा मेजर हीट वेव वार्निंग है नेक्स्ट 3 दिन है, डे 4 में थोड़ा कम होना चाहिए, उसके लिए हमने सिवियरिटी कम किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले सप्ताह में अधिकतम पारे में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लू के थपेड़े से एनसीआर पंजाब के लोगों का सामना होगा तो राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा, जबकि गुजरात के लोगों को लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हीट वेव की इस खबर के बाद अब बात खाली वेव्स की। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के हिस्से के रूप में ट्रुथ टेल हैकाथॉन का आयोजन किया गया। फेक न्यूज और गलत सूचनाओं की पहचान पर इनोवेटर्स ने एआई टूल के जरिए अपने कई मॉडल सामने रखे हैं। ट्रुथ टेल हैकाथॉन प्रतियोगिता में देश भर से 25 चयनित समूहों के प्रेजेंटेशन को दिग्गजों ने देखा। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अंतिम रूप से 5 विजेताओं के नाम का ऐलान ट्रुथ टेल हैकाथॉन में किया गया। इसके विजेताओं को 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। वेव्स चैलेंज के जरिए युवा प्रोफेशनल्स के साथ छात्रों को बड़ा मंच मिल रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के हिस्से के रूप में ट्रुथ टेल हैकाथॉन का आयोजन किया गया। फेक न्यूज और गलत सूचनाओं की पहचान कैसे आसानी से की जा सकती है, इस पर इनोवेटर्स ने एआई टूल के जरिए कई मॉडल्स सामने रखे। ट्रुथ टेल हैकाथॉन प्रतियोगिता में देश भर से 5600 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें 25 चयनित समूहों को चयन किया गया, जिनके प्रेजेंटेशंस को दिग्गजों ने देखा। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अंतिम रूप में 5 विजेताओं की घोषणा की गई। ये हैकाथॉन और कंपटीशन टाइप था जिसमें हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली कि कौन सा फेक है, कौन सा फेक नहीं है। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि हम लोग यदि व्हाट्सएप में कुछ फॉरवर्ड करते हैं, फेसबुक में कुछ फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको पहले वेरीफाई कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के एंड से कि ये सच बात है, ये सच बात नहीं है। और सच बात नहीं है तो प्लेटफॉर्म के अंदर ही हम लोग ऐसे फीचर्स डाल सकते हैं कि उसको रोक सकते हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा कि फेक न्यूज़ आगे ना बढ़े और उसको इमीडिएटली बंद हो सके। हमारा देश जैसे कि टेक में गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड की बात करें, यूपीआई हमारे देश में आया है, तो मुझे लगता है एआई में भी सरकार जिस तरीके से इंटरेस्ट ले रही है ना, आई कैन टेल यू आने वाले 2-3 साल में हम मार्केट लीडर होंगे इसमें। ट्रुथ टेल हैकाथॉन का उद्देश्य एआई संचालित उपकरण बनाना है जो प्रसारकों और दर्शकों को गलत सूचनाओं की तथ्य जांच करने में मदद कर सके। इसके विजेताओं को 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके साथ ही मिलेंगे उन्हें तकनीकी उद्योग के पेशेवरों और भारत सरकार द्वारा सलाह और इंक्यूबेट किए जाने का अवसर। I want to thank ICAR and Ministry of Broadcasting, Ministry of IT, and क्योंकि उन्होंने हमें एक मौका दिया अपने सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए, हमें एक स्टेज दिया। अगर ये हैकाथॉन ना होता मे बी हम इस फील्ड में कभी एक्सप्लोर ही ना कर पाते। सो हमें एक और सोचने का मौका दिया कि हम कैसे अपनी एआई स्किल्स को, मशीन लर्निंग स्किल्स को इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इतना ज़्यादा अभी फेक न्यूज़ और एआई जनरेटेड फेक न्यूज़ जो है ज़्यादा वो वायरल होती है बड़े आराम से। उसके लिए हम लोग का मेन एम यही था कि एक सिस्टम बनाया जाए वेबसाइट बेस्ड, बाद में उसको ऐप वगैरह पे जैसे भी डालें। अभी के लिए वेबसाइट बेस्ड पे ही है, उसमें टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज फॉर्म में और वीडियो फॉर्म में हम लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अपने खुद के एआई सिस्टम्स हैं जो कि हमने इन हाउस डेवलप किए हैं और बाहर से भी काफ़ी कुछ हेल्प ली है, काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, काफ़ी टाइम लगाया, 4 महीने का टाइम था। और उसके बाद हम लोगों ने ये एआई सिस्टम ऐसा बनाया जो कि वीडियो को भी देख के मतलब बता सकता है कि वो एआई जनरेटेड है या नहीं है।
गौरतलब है कि वेव्स चैलेंज के जरिए देश भर में युवा तकनीकी पेशेवरों और छात्रों को अपनी प्रतिभा बड़े फलक पर दिखाने का अवसर मिला है। वेव्स शिखर सम्मेलन तकनीकी नवाचार के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाकर पारंपरिक और उभरते मीडिया के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। वेव्स चैलेंज के आयोजन में युवा प्रतिभाओं को एक मंच मिला है और इससे क्रिएटिव इकोनॉमी को गति मिलने की उम्मीद है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो वेव्स एक ऐसा मंच बन गया है जिसपे क्रिएटर्स को अपने आप को निखारने का एक बड़ा मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ, जो आज रही दिन भर की बड़ी सुर्खियां। आप देखिए इन खबरों को, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर 3 इनामी माओवादियों सहित 26 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पित माओवादियों में से कई पर लाखों रुपए का इनाम था। सभी माओवादी कई असामाजिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। नई दिल्ली स्थित दिल्ली टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय में विनोद धाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेमीकंडक्टर एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में तेजी के साथ ग्रोथ हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन ने बढ़ते साइबर खतरों से बचने के लिए आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कृष्णन ने कहा कि साइबर सुरक्षा के लिए हमें अपनी तकनीकी क्षमता का विकास करना होगा और इस दिशा में काम कर रहे स्टार्टअप को बढ़ावा देना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 91 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत ने शानदार गति से विकास किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी विधायकों ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर स्थगन प्रस्ताव को अनुमति न देने के लिए स्पीकर के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इसका विरोध किया। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश ने न्यूजीलैंड के एंजेक क्लास फ्रिगेट तेकाहा के साथ युद्धाभ्यास पासेक्स में हिस्सा लिया। इस अभ्यास ने दोनों नौसेनाओं को सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने, अपने द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने और इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाने का एक मूल्यवान मौका प्रदान किया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट के अधिग्रहण के साथ साथ Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों पर उनके इंस्टॉलेशन और संबंधित उपकरणों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2385 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।